नमस्कार। मेरा नाम सतीश दलेला है। आज से 26 वर्ष पूर्व 1994 में राज्य सरकार की 37 साल की सेवा करने के उपरांत क्रिकेट विभाग से मैं डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स के पद से सेवानिवृत्त हुआ। सेवा काल के संघर्षों में और कुछ पारिवारिक विषमताओं में, आनुवंशिक जिसको हेरिटरी बताते हैं ना, हेरिटरी प्रॉब्लम्स की वजह से अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया था और चिकित्सा कराते कराते, मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाते लगाते त्रस्त हो चुका था। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एक 3 महीने का योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। तत्काल मैंने ज्वाइन कर लिया। इस 3 महीने की अवधि में मुझे इतना लाभ हुआ, इतना स्वास्थ्य लाभ हुआ, इतना आनंद आया कि जब मुझे मालूम पड़ा कि जनवरी 95 में यहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज स्टार्ट किया जा रहा है, तो मैंने तत्काल उसे ज्वाइन कर लिया। यह एक वृहद पाठ्यक्रम का डिप्लोमा था। इसको 2 सेमेस्टर में लगभग होल टाइम पढ़ाई होती थी, होल टाइम प्रैक्टिकल होता था। उसको करने में और उसको जो भी सीखा उसको जीवन में उतारने में मुझे इतना स्वास्थ्य लाभ हुआ कि इतना उमंग जीवन में आया कि फिर मैंने गोरखपुर में एक विश्वविख्यात डॉक्टर मोदी हैं, उनका स्कूल ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स है, वहाँ से मैंने डॉक्टर इन नेचुरोपैथी और डॉक्टर इन योग की परीक्षाएं पास की और साथ ही साथ हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद से आयुर्वेद रत्न की भी 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं पास की। इन सब में जो कुछ मैंने सीखा उसको अपने जीवन में उतारा और उससे जो स्वास्थ्य लाभ हुआ वो आज सबके सामने है। मैं बहुत आभारी हूँ आयुष विभाग का कि आयुष संभाग के माध्यम से मुझे आप सबके सामने अपने अनुभव शेयर करने का अवसर मिल रहा है। मुझे विषय दिया गया है कि बुजुर्गियत किसे कहते हैं, इसमें क्या रोग संभावित हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो एट द वेरी आउटसेट मैं ये बतलाना चाहूँगा कि बुजुर्गियत शरीर में नहीं होती, दिमाग में होती है। इसका जो उदाहरण ज्वलंत है वो आप सब ने देखा होगा। एक मेरठ जिले के पास में बागपत में बंदूक वाली दादी हैं। उन्होंने 65 साल की आयु में बंदूक चलाना सीखा और बंदूक निशानेबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आज वो जो प्रकाशो तोमर हैं वो 88 साल की हैं और चंद्रो तोमर 84 साल की हैं और आज भी निशानेबाजी कर रही हैं। तो उनका कहना ये है कि बेटा, तन नहीं बूढ़ा होता, मन बूढ़ा होता है। और एक और बात वो कहती हैं कि मन में राम और हाथ में काम। तो जब हम सीनियर सिटीजन होते हैं तो अपने को सीनियर मानते हुए कार्य करना बंद कर देते हैं, कर्मठता अपने किनारे रख देते हैं कि वो सोचते हैं हम वरिष्ठ हो गए हैं, अब हम दूसरों का हमारी सेवा करना, हम जो सेवा करने थे वो कर चुके। मैं इसमें आपसे एक अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूँ। 2016 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक जीनेटिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर, उसके प्रोफेसर चैटर्जी हैं, उन्होंने एक सेमिनार रखा 3 दिन का एजिंग पर, इंटरनेशनल सेमिनार ऑन एजिंग। उसमें आयुर्वेद के विश्वविद्यालय के और मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को बुलाया गया देश विदेश से। सबका सार ये निकला कि जैसे ही हमारी उम्र 40-45 साल की हो जाए, हमको अपने आहार में परिवर्तन कर देना चाहिए। वो डाइट लेनी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो और मैदा, तला और शुगर कम कर देनी चाहिए। और जो भी भोजन करें, सब आजकल सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट फलों में होते हैं, सब्जियों में होते हैं। और वहाँ पर आयुर्वेद वाले भी थे, उन्होंने भी बताया कि आयुर्वेद में तो जिसे अब हम एलोपैथिक साइंस में एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, वहाँ पर रसायन कहलाता है। विश्व प्रसिद्ध रसायन आयुर्वेद का है च्यवनप्राश, जिसका मुख्य घटक आंवला है। आंवला
बहुत से बुजुर्ग इसलिए नहीं खाते च्यवनप्राश कि मीठा है, उसकी मीठा मुरब्बा भी आता है, कैंडी भी आती है, नमकीन कैंडी भी आती है। अब नमकीन कैंडी नहीं खाएंगे इसलिए कि उसमें नमक होता है, ब्लड प्रेशर वाला नहीं खाएगा। तो आंवल की रसायन के नाम से एक आंवले का पाउडर आता है, उसमें आंवले के पाउडर को आंवले के रस में बार बार अनेक बार घोट कर उसको फोर्टिफाइड कर दिया जाता है। वो उसको कोई कंपनी आंवल की रसायन के नाम से बेचती है, कोई आंवला रसायन में बेचती है। तो जो कोई भी ना खा सके मीठा नमकीन, तो आंवल की रसायन खा ले, आंवला रसायन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एलोवेरा है, व्हीट ग्रास पाउडर है। और आयुर्वेद में तो वहाँ तो मेडिकल कॉलेज, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, वहाँ तो हल्दी के बारे में बड़ा जोर दिया गया कि हल्दी का आजकल जो हल्दी का दूध जो बताया जा रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा, उस वक्त भी उन्होंने बताया था कि दूध में हल्दी का सेवन यदि किया जाए तो बहुत एंटीऑक्सीडेंट शरीर में पहुँचते हैं। आयुर्वेद में इसे रसायन कहा जाता है। तो योग में भी गीता के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। अर्थात योग करने के लिए जब आप आहार में युक्त आहार, उपयुक्त आहार लेंगे, उपयुक्त मनोरंजन करेंगे, यानी मस्तिष्क को भी शांत रखेंगे, मस्तिष्क को प्रसन्न रखेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने कर्मों में चेष्टा भी करते रहेंगे। ये नहीं कि सीजन सीजन हो गए तो हम कुछ नहीं करेंगे, नो। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करिए, और कोई लक्ष्य निर्धारित न कर सकें तो अपने स्वास्थ्य लाभ का लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें अपना स्वास्थ्य लाभ करना है। शांति कुंज के जो संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य साहब थे, उनका कहना था कि आप इस बात को जानिए कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और केवल एक व्यक्ति को सुधारिए, अपने को। तो अपने को सुधारने का अगर आप संकल्प लेंगे तो अपने शरीर को भी सुधारेंगे, अपने मन को भी सुधारेंगे। ये तो रही बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। वर्तमान में महाराष्ट्र में अकोला में डॉक्टर दीपक केलकर हैं, वो क्वालिफाइड एमडी हैं, एमडी साइकेट्री हैं, वो एक चिकित्सा करते हैं। उनका कहना यह है कि समस्त रोगों की जड़ हमारे मस्तिष्क में है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं। तो उनका कहना यह है कि जो हम लोग सोचते हैं कि हम में तो बड़े खिलाफ काम किए हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, तो अपने में दोष भाव नहीं होना चाहिए, और हम में अब क्षमता नहीं है, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और अपने में कुंठा नहीं पालनी चाहिए कि हम किसी से नाखुश हैं, नहीं, क्षमा करना जरूरी है, सबको प्यार करना जरूरी। ये डॉक्टर केलकर का, जो मनोवैज्ञानिक हैं और साइकेट्रिस्ट हैं, उनका कहना है। हमारे योग में भी 6 शत्रु बताए गए हैं। 6 शत्रु हैं, शत्रुत्व, आलस्य, अहंकार इत्यादि सब जानते हैं आप लोग। 6 शत्रु होते हैं, तो उनको अपने मस्तिष्क से निकाल देना है और मस्तिष्क को आनंद की स्थिति में शांत रखना है। उसके बारे में गीता में बताया गया है। लोग ये समझते हैं कि अगर हमको चिंता करनी है तो चिंता तो स्वाभाविक है, करेंगे ही हम, लेकिन चिंता करने में और केयर करने में अंतर समझना चाहिए। जो भी जीवन में समस्याएं हैं, परिवार में हैं, आर्थिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, राष्ट्रीय है, उसकी केयर करना अलग बात है और चिंता करना अलग बात है। आप केयर करिए, लेकिन चिंता का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बारे में गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि चंचल ही मन है कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरूप से दुष्करम, कि मन इतना चंचल है कि इसको रोकना वायु को रोकने के समान दुष्कर कार्य है। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते, कि हे अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास से इसको, धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहने से इसको मन में वश में किया जा सकता है। यही बात कबीरदास ने भी कही है, करत करत जड़ अभ्यास के जड़ मत होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो मेरा वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध है कि ये न सोचें कि अब हम योग नहीं कर सकते और हम प्राणायाम नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप शुरू करें
योग में सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कराए जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम अर्थात जिसमें हम खाली अपने जॉइंट्स को और अपने नर्वस सिस्टम को टोन अप करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें और धीरे धीरे प्राणायाम करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सांस तो लेना है, तकनीक से लेंगे तो लाभान्वित होंगे, बिना तकनीक के लेंगे तो बीमारियां हो ही रही हैं। तो जहाँ कोई रोग हो जाए, पहला बात तो ये सोचें कि रोग होगा ही नहीं, क्योंकि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बारे में किताब है एस्थर एंड जेरी की। उसमें उन्होंने बताया कि जो हम सोचते हैं वही हो जाते हैं। तो पहले भी एक किताब आई थी जेम्स एलन की, एज ए मैन थिंकeth, उन्होंने भी बतलाया था कि जो हम सोचते हैं वही हो जाता है। आप सभी ने वो जो हमारे एक्टर हैं शाहरुख खान, उनका ओम शांति ओम का प्रसिद्ध डायलॉग सुना होगा कि जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं वो सारी कायनात उसको हमारे लिए हासिल करने के लिए लग जाती है। तो ये कायनात जो है ये हमारे मस्तिष्क के अंदर है। अगर हम सोचते हैं कि बुढ़ापा आ गया है, बीमारी होगी ही, तो अवश्य होगी। अगर हम सोचें कि अभी तो हम एक्टिव रह सकते हैं तो रह सकते हैं। हमारे मोदी जी यहाँ 70 साल की उम्र में 18 घंटे काम कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन तो हुए उनको 10 साल हो गए, जो परिभाषित सीनियर सिटीजन की परिभाषा है उसके अनुसार। लेकिन योग, प्राणायाम, ध्यान क्या है, इस पर मेडिकल साइंस ने बहुत काम किया है। एक अमेरिका के डॉक्टर डीन ऑर्निश हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज़, और उसमें उन्होंने आहार के बारे में और प्राणायाम के बारे में बताया है। उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विमल छाजेड़, कार्डियोलॉजिस्ट। उन्होंने डीन ऑर्निश की शागिर्दी करने के उपरांत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और अपना एक संस्थान स्थापित किया, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, SA साओल। और उसकी अपार सफलता के कारण आज पूरे विश्व में, पूरे देश में उनके 90 केंद्र हैं। लाजपत नगर में उनका हेडक्वार्टर है और बहुत सारे डॉक्टर उनसे जुड़े हुए हैं, और वो उनके बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, उनकी पुस्तकें हैं, जिस सब में आहार परिवर्तन से और प्राणायाम से वो हार्ट का रिवर्सल करते हैं। कोई भी उनके वीडियो देख सकता है यूट्यूब पर। ऐसे ही जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, इनका जो सेंटर है माउंट आबू में है, वहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के DRDO डिपार्टमेंट के सहयोग से एक केंद्र संचालित किया है हार्ट के रिवर्सल का। तो वहाँ वो एक हफ्ते के लिए बुलाते हैं और वहाँ पर क्या आहार लेना है, क्या चिंतन करना है, क्योंकि विचारों में परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमें, तो उससे फिर एक हफ्ते में ट्रेन कर देते हैं और 6 महीने बाद बुला के फीडबैक लेते हैं और लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इसको कहते हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। इसका एक सेंटर मेरठ में भी है। हमारे विभाग में एक ऑडिटर थे मिस्टर VP सक्सेना, उनको 80% ब्लॉकेज बता दिया गया और उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया सर्जरी का, हार्ट ट्रांस। लेकिन फिर किसी ने बताया कि भाई वो तो बहुत मामूली बात है, वो मेरठ चले गए और जो उन्होंने आहार में परिवर्तन बतलाया और जो जीवन शैली बतलाई उसमें ध्यान है, क्योंकि वो आज बिल्कुल स्वस्थ घूम रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, पहले से अधिक काम कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन हुए उनको बहुत काफ़ी साल हो गए और कोई अब हार्ट की सब समस्या ही नहीं। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे, जैसा जेम्स एलन ने कहा है, एज ए मैन थिंकeth। इस पर दीपक चोपड़ा भी एक थे ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में, उन्होंने भी छोड़ दिया और महर्षि महेश योगी के शिष्य हो गए। महर्षि महेश योगी ने, आप समझिए कि विदेशों में लैब में ये प्रमाणित कर दिया कि ध्यान करने से सारी बीमारियों में जो असंतुलन हार्मोन के उससे होता है, हार्मोन इम्बैलेंस से, वो ठीक हो जाता है। और इसलिए उनका जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन था वो बहुत लोकप्रिय हुआ और दीपक चोपड़ा ने उस पर किताब लिखी है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। माइकल ग्रेगर भी एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी लिखा है हाउ नॉट टू डाई। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन करते हैं और योग प्राणायाम ध्यान करते हैं
तो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो सब रिजुविनेट होने लगती हैं, लॉन्गेविटी अपने आप बढ़ने लगती है, एनर्जी अपने आप बढ़ने लगती है। ध्यान में क्या होता है कि हम अपने को जोड़ लेते हैं इस विश्व शक्ति से। ध्यान का मतलब है थॉटलेस अवेयरनेस। जैसे ही हम निर्विचार होते हैं, जब तक हम विचारों में हैं तब तक विचार या तो पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं, माया में साथ हम संसार में डूबे रहते हैं। परंतु जैसे ही हमने अपने को 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए निर्विचार किया, उसकी विधि में बताऊंगा आगे कैसे कर लें, बहुत आसान है। तो आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं, फिर आपका शरीर चार्ज होना शुरू हो जाता है। आज हम जब निकलते हैं घर से तो मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं, लेकिन अपने मन को चार्ज करके नहीं निकलते। हमारा जो माइंड है उसको हम टेंशन में लेके निकलते हैं, उसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमें सारे वरिष्ठ नागरिकों को निर्णय करना है कि हमें अपना जीवन बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म पर लेकर चलना है या औषधियों के सहारे। बीमारियां तो देखिए, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हार्मोन में इम्बैलेंस होता है और उस इम्बैलेंस से बीमारियां आएंगी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन बीमारियों का मैनेजमेंट योग से करें, प्राणायाम से करें, अपने मानसिक शक्ति से करें, बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म में विश्वास रख के करें, या डॉक्टरों के पास दौड़ें और चिकित्सा करें। औषधियों के सहारे जिन्होंने अपना जीवन चलाया वो सब आपके सामने है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, ऐसे प्रभावशाली लोग जिनको विश्व की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, उनको अल्प आयु में बीमारी से संघर्ष करते हुए शरीर त्यागना पड़ा, स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाए। देखिए, मेरा कहना यह है कि आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, कोई भी समस्या हो, पैथोलॉजी की जांच कराएं, डॉक्टर का परामर्श लें, लेकिन दवाई खाने के बजाय आप पहले उसका मूल कारण समझें कि हुआ क्यों। ये नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर हुआ, गोली खानी शुरू कर दी और जानने की कोशिश ही नहीं कि कारण क्यों हुआ। तो सबसे पहले आपके जो असंतुलन आया, जो रोग आया, उसका मूल कारण जानें, और मूल कारण जान करके जो औषधि डॉक्टर दे उसको खाएं। 10-5 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, उससे रोग की इंटेंसिटी नियंत्रित हो जाएगी। उसके बाद आप उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि आजकल हर अस्पताल में डाइटिशियन बैठा दी सरकार ने, हर अस्पताल में। तो डॉक्टर के पास भी जाएं, डाइटिशियन के पास जरूर जाएं, और जो आहार चार्ट वो बना के दे उसके हिसाब से अपना भोजन ग्रहण करें, तभी आप रोग मुक्ति पा सकते हैं। और रोग मुक्ति पा करके फिर सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें। ये जो प्राणायाम है ये प्राणों में शक्ति प्राण से तो जीवन चल रहा है, तो प्राण शक्ति की ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे तो तब तक हम प्राण शक्ति को ध्यान न दें, ये तो कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले प्राणायाम सीखें, अपने प्राणायाम से अपनी शक्ति बढ़ाएं, और जो प्राण है वो कॉस्मिक एनर्जी से परमात्मा से जोड़ने का एक सिस्टम है, वो प्राणायाम के माध्यम से है। तो मैं अभी 2 मिनट में आपको बताता हूं कि 2 मिनट का ध्यान कैसे होता है। आप मुस्कुराना और चिंता करना दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो दिन में जब भी आपके पास संभव हो, जब भी समय मिले, अनेक बार अपनी मुस्कुराहट देखिए, अपने श्वास को आते जाते हुए देखिए, अनुभव करिए उसको। सांस जो आ रही है वो गर्म है कि ठंडी है, जो निकल रही है वो गर्म है कि ठंडी है, उस श्वास के टेम्परेचर को अनुभव करते हुए जब इतना अभ्यास आपसे सध जाए तो आप धीरे से उसके साथ में मानसिक जाप ओम का डाल दें। केवल इतना करें दिन में यथासंभव, जितने आप कर सकें, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इससे आप जो विचार की श्रृंखला चल रही है दिन भर, उससे कट ऑफ हो जाएंगे तुरंत और ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाएंगे। अब देखिए, धार्मिक मतभेद तो अपनी जगह है, लेकिन इस्लाम से मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं। एक तो नमाज दिन में 5 बार पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दुकानदार दुकान छोड़ के चला जाए और दफ्तर छोड़ के चला जाए। नमाज दिन में, नमाज का मतलब खुदा से कनेक्ट करना, खुदा माने ईश्वरीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी।
एक बात तो उनकी ये सीखने लायक है, इसलिए हमें दिन में 5 बार मिनट 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए जिस विधि से मैंने बताया है अपनी मुस्कान, अपनी सांस और ओम से जोड़ लेना चाहिए। ओम की जगह आप कोई भी अपना जो भी इष्ट आपका हो, ओम तो कॉस्मिक साउंड है इसलिए मैं ओम को बता रहा हूँ, बाकी आप कोई भी आप उसमें खुदा जोड़ सकते हैं, जो भी जोड़ सकते हैं, महावीर जोड़ सकते हैं, जो भी आपकी आस्था हो, लेकिन सांस के साथ में आप जो भी ब्रह्म आपकी आस्था हो उसको उसका नाम जोड़ सकते हैं। ना जोड़ें तो आप केवल श्वास के आवागमन को देखें। और दूसरा जो इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें सीख लेना चाहिए वो है उनका ज़कात और खैरात। वो अपने आय का 10% दान करते हैं और खैरात के लिए भी जाते हैं, और उन्होंने उसकी परिभाषा भी निकाली है कि उसको मत दीजिए जो आपसे भीख मांगने आए। आप निकलिए घर से और उस हयादार आदमी को ढूंढिए, उस गैरतमंद को ढूंढिए जिसको ज़रूरत तो है, परेशान तो है लेकिन मांग नहीं रहा है, उसको आप देंगे तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। तो और जो आपकी आय है उसमें से 10% निकल जाए। दान का महत्व तो हमारे शास्त्रों में हमेशा से लिखा हुआ है। तो ये कला भी वरिष्ठ नागरिकों को सीखनी चाहिए कि जो कुछ भी धन है उससे जो सेवा हो सके समाज की वो करनी चाहिए। तो जब आप चित्त हटा लेंगे औषधियों से सेवा करेंगे और अपने शरीर की आसन प्राणायाम बहुत आसान है, इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में कुछ करना ही नहीं है, खाली थोड़ा बहुत हाथ पर हिलाना, ताली बजाना जैसे उदाहरण के लिए है, तो एक ताली बजाने की कई विधियां हैं, उन विधियों से तालियां बजाएं। और लाफ्टर थेरेपी एक होती है, लाफ्टर थेरेपी से कई विधियों से हंसा जाता है, लाफ्टर क्लब चल रहे हैं आजकल। तो ये अपने को सक्रिय रखें। जब आप अपने को सक्रिय रखेंगे और लक्ष्य लेके चलेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ निश्चित प्राप्त होगा, बीमारी नहीं होगी। तो अब आया समस्या क्या है कि आजकल कोविड बहुत परेशान कर रहा है। तो कोविड के लिए तो भारत सरकार ने गाइडलाइन दे दी है, बहुत सिंपल है, काढ़ा पीजिए, योग करिए, प्राणायाम कीजिए, अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने पे जो जोर है तो योग प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ती है। सफाई पे ध्यान दीजिए और बाहर का मत खाइए, ताज़ा खाना खाइए, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, इन सब चीज़ों को मत खाइए। प्रिजर्वेटिव जिनमें हो उनको मत खाइए। तो सरकार ने सारी गाइडलाइन जारी की हुई है, उन गाइडलाइंस का पूरे ढंग से पालन करिए और कोविड का कोई चिंता ही नहीं। सोचेंगे तो आएगा, नहीं सोचेंगे तो नहीं आएगा। सब कुछ आपके मस्तिष्क के अंदर है। मैं एक बार फिर आयुष मंत्रालय का, आयुष विभाग का, आयुष संवाद का धन्यवाद देता हूँ कि आपसे संवाद करने का, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्कार।